अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, वेलकम टू थिंक स्टडीज़ जीके। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 20 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं यूनिवर्स और सोलर सिस्टम टॉपिक के बारे में। आपको पता होगा इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, रेगुलरली इन टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये वीडियो रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इवन एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट? ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है? मार्स है, जुपिटर है, अर्थ है या सैटर्न है? वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं और फिर वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको करना चाहे तो इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। तो जुपिटर प्लैनेट को विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ठीक है, जो मार्स है आपको पता होगा, अगर आप सोलर सिस्टम में देखें तो मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये लाल कलर का दिखता है। अभी मैं आपको सोलर सिस्टम का पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। इसमें आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से ये लाल कलर का नज़र आता है। सैटर्न प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। तो पूरे सोलर सिस्टम का ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, किसके बाद? जुपिटर के बाद। और सैटर्न प्लैनेट का जो सबसे बड़ा मून है उसको कहते हैं टाइटन। याद रखना, ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, पूरे सोलर सिस्टम का नहीं। अभी उस पर क्वेश्चन आएगा कि पूरे सोलर सिस्टम का कौन सा सबसे बड़ा मून है। आज के तारीख में सैटर्न के पास 274 मून्स हैं। ये सबसे ज़्यादा हैं पूरे 8 प्लैनेट में। ठीक है, इसके पास 274 मून्स है। आगे बढ़ते हैं। फोबोस एंड डीमोस आर द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? मार्स, वीनस, नेपच्यून या जुपिटर? बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स। ठीक है, तो मार्स सैटेलाइट, मार्स जो है उसके 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है और आगे भी आने के इसके पूरे चांस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी के प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे वीनस एंड यूरेनस हैज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, जिन 2 प्लैनेट के आगे लास्ट में अस लगा हुआ है, अस, वीनस एंड यूरेनस, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो बाकी प्लैनेट से उल्टा घूमते हैं। तो वीनस एंड यूरेनस ईस्ट साइड से, यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये जो 2 प्लैनेट हैं वीनस एंड यूरेनस, ये ऐसे घूमते हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी प्लैनेट हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। आप समझे? तो जिन 2 प्लैनेट में अस लगा है लास्ट में, उनको आप याद रख सकते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। इससे आप इजीली याद रख पाएंगे इस ट्रिक से। नेपच्यून प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। तो ये 8th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे लास्ट प्लैनेट है और ये सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, फारदेस्ट प्लैनेट है। इसके पास आज की तारीख में 16 मून्स हैं। जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं। जुपिटर के पास 95 मून्स हैं और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न के पास, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 274 मून्स हैं, इसके पास 95 मून्स हैं, जो कि दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। ये एक गैस जाइंट है, मतलब पूरी तरह गैस का बना हुआ है, कोई सरफेस नहीं है इसके पास। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में जो अक्सर बन सकता है और बनता भी है कि इस पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास ग्रेट रेड स्पॉट है। ठीक है, तो वो है आपका जुपिटर। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए सोलर सिस्टम की एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर। ये हमारा सन है और ये है आपका मरकरी, ये है आपका मरकरी, ये है आपका वीनस, ये है अर्थ, या ये मून है, ये मार्स है। ठीक है, ये हमारा जुपिटर है, ये सैटर्न है, ठीक है, और ये हमारा यूरेनस है और ये नेपच्यून है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा।
जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं। कॉमेट क्या होता है? व्हाट इज अ कॉमेट? तो अ बॉडी ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट ट्रैवलिंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। सेलेस्टियल बॉडीज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तीसरा, अ स्मॉल स्पेस रॉक और पीस ऑफ डेब्रीज ऑर्बिटिंग द सन, और एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय अ स्पेस एजेंसी। तो इनमें से क्या होता है कॉमेट? तो इसका करेक्ट आंसर है अ बॉडी ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट ट्रैवलिंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि सन के अराउंड घूमने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फ्रोजन गैसेस से बना है, यानी कि गैस को जमा दिया गया है, उसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें मिट्टी भी होती है, सारी तरह की उसमें चीज़ें होती हैं, उसको कॉमेट कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। कॉमेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इस तरीके का अपने पीछे वो एक ग्लो लेकर चलता है। ठीक है, तो ये है एक कॉमेट, याद रखना, पूछा जाता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये बताया कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है? क्या वो डाल्टन थे, न्यूटन थे, कोपरनिकस थे या आइंस्टीन थे? इसका करेक्ट आंसर है कोपरनिकस। तो कोपरनिकस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। द समर एंड विंटर सीजन्स इन एन ईयर आर कॉज्ड बाय। किसी भी साल में जो मौसम आता है, यानी गर्मी का मौसम और विंटर का सीजन, वो क्यों आता है? एपीहीलियन और पेरिहीलियन पोजीशंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, चेंज इन द सोलर इंसोलेशन, और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। अब देखो, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क है, आपको मालूम होगा। रोटेशन का मतलब है कि ये अर्थ की एक्सिस है और ये अर्थ है, यानी कि वो अपनी ही धुरी पर घूम रहा है, यानी कि अपने ही एक्सिस पे गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रहा है। वेयर एज रेवोल्यूशन होता है कि जब बीच में यहाँ पर सन है और ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है अर्थ, ये होता है रेवोल्यूशन। दिखा देता हूँ और अच्छे से आपको। तो ये देखो, ये होता है रेवोल्यूशन, जब ये बीच में सन है और अर्थ इसके चक्कर लगा रही है। देखो, अलग अलग सीजन्स आ रहे हैं। ये यहाँ पर 21 से लेकर 22 जून तक होता है समर सोल्स्टिस। ठीक है, यानी कि ये गर्मी का टाइम जब चल रहा होता है, और यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस ये 22 दिसंबर को होती है। तो समर सोल्स्टिस याद रखना, ये समर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये विंटर वाला पार्ट है। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स वाला। इस पर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तब मैं इसको समझाऊंगा आपको डिटेल में। और ये इक्विनॉक्स है। ठीक है, इनके डेट याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इक्विनॉक्स कब होता है। इक्विनॉक्स वो टाइम होता है कि जब सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर। ठीक है, इस केस में भी इक्वेटर पे पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी इक्वेटर पे डायरेक्टली रेस पड़ती हैं सन की, इस वाले केस पर। और यहाँ पर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे समर सोल्स्टिस में, और यहाँ पर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The early sunrise and delayed sunsets found in the sky are due to which of the following? जो हमें जल्दी सनराइज देखने मिलता है और डिलेड सनसेट देखने मिलता है, वो किसकी वजह से देखने मिलता है? रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, या रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द अर्थ? रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या रिफ्लेक्शन की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है
कि जल्दी सनराइज और डिलेड सनसेट किसके वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन की वजह से। याद कर लेना, इसको दिखा देता हूँ आपको। देखो ये अर्थ है, ठीक है, अब ये एक्चुअल पोजीशन है सन की, ठीक है, सन यहाँ पर है और ये होराइजन है, यहाँ पर हम हैं, ठीक है, यहाँ पर हम हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर। तो अब हमारी आंखें तो होराइजन तक ही देख सकती हैं, हमारी आंखें यहाँ तक ही देख सकती हैं, हमारी आइज़ यहाँ तक ही देख सकती हैं, हम नीचे नहीं देख सकते। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है, उसकी वजह से हमें ये वाला सन यहाँ नज़र आने लगता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। यही होता है कि हमें सन जल्दी दिखने लगता है, जबकि एक्चुअली में वो यहाँ होता है, बट दिखता हमें यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस? यूरेनस प्लैनेट की डिस्कवरी किसने करी? सर आइजैक न्यूटन ने, विलियम हेनरी ने, विलियम हर्शल ने या कोपरनिकस ने? तो इसकी डिस्कवरी करी थी विलियम हर्शल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यूरेनस कौन सा वाला प्लैनेट है इसमें भाई? ये वाला प्लैनेट है यूरेनस। सबसे लास्ट वाला नेपच्यून है, याद रखना, नेपच्यून लास्ट वाला है, याद कर लेना सबके नाम। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लीस्ट मास? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे कम मास है, सबसे कम वजन है उस प्लैनेट का? क्या वो नेपच्यून है, जुपिटर है, मार्स है या मरकरी है? बहुत ही ईजी होगा आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। सबसे छोटा प्लैनेट है, ऑब्वियसली मास भी सबसे कम ही होगा उसका। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का और ये सन के सबसे पास है, ठीक है। अभी जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी उसको आप फिर से वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि मरकरी सबसे पास में है सन के। मरकरी एंड वीनस के पास कोई मून नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। पहले के जो दो प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस, इनके पास कोई भी मून नहीं है। गैनीमेडा इज अ सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द प्लैनेट? गैनीमेडा किस प्लैनेट की सैटेलाइट है? जुपिटर की, वीनस की, सैटर्न की या यूरेनस की? तो गैनीमेडा एक सैटेलाइट है जुपिटर की। और एक चीज़ और याद रखना गैनीमेडा के बारे में, ये लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, लार्जेस्ट मून सोलर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूरेनस एक आइस प्लैनेट है, इसमें 13 रिंग्स हैं और इसके पास 27 मून्स हैं आज के टाइम में, ठीक है। वीनस के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। इसको अर्थ्स इविल ट्विन भी कहा जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट है ये पूरे सोलर सिस्टम का। सबसे गर्म कौन सा है? वीनस, याद रखना, सबसे गर्म प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, ये इंपॉर्टेंट है। साइज में और डेंसिटी में, यानी कि घनत्व में, ये घनत्व में ये अर्थ जैसा है, ठीक है। और इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ये अक्सर पेपर में आता है, इसको ध्यान रखना। ये देख लो जुपिटर के बारे में और कुछ मून्स हैं इसके इम्पॉर्टेंट। ईओ, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट मून है। यूरोपा जुपिटर का एक इम्पॉर्टेंट मून है। गैनीमेडा अभी बताया लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और एक और है कैलिस्टो। तो ये 4 मून आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इसके और भी मून्स हैं, 95 हैं टोटल, हमने पढ़ा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं तो इनको आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स? इनमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट्स का हिस्सा नहीं है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स। तो जोवियन प्लैनेट क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं? जाइंट प्लैनेट्स, जो बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद जो 4 प्लैनेट हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, लास्ट के 4 प्लैनेट ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और गैस से बने हुए हैं, इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। ये टेल्यूरिक और रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी यहाँ पत्थर देखने मिलेंगे,
गैसेस तो होती हैं लेकिन यहाँ रॉक देखने मिलता है, यहाँ सरफेस हो सकता है। इन प्लैनेट्स में गैसेस ओनली होती हैं और ये बने होते हैं सिलिकेट रॉक से, मेटल्स भी पाए जाते हैं। इन आवर सोलर सिस्टम 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द रोटेशन एक्सेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है रोटेट कर रही है तो वो एक एंगल पे रोटेट कर रही है। क्या वो 66.5 डिग्रीज है, 23.5 डिग्रीज है, 0 डिग्रीज है या 89.5 डिग्रीज है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23.5 डिग्रीज, ये वाला। देखते हैं। तो ये देखो, ये सेंटर वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, ये 0 वाली डिग्री लाइन है। लेकिन हमारी अर्थ आप देख सकते हैं ये एंगल बना रही है इतना, तो ये है अर्थ की ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल रे से ये लाइन बनाई है अर्थ ने 23.5 डिग्री की वजह, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो एक टिल्ट बनाया इसकी वजह से अर्थ रोटेट कर रहा है और इसी की वजह से, टिल्ट होने की वजह से हमारे यहाँ क्या देखने मिलते हैं? सीजन्स। अगर ये ना हो तो सीजन्स ही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेब्यूला क्या होता है? व्हाट इज अ नेब्यूला? अ शाइनिंग स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, a planet in the nearest galaxy, a broken star or a cloud of dust and gas inside the galaxy। तो नेब्यूला होता है a cloud of dust and gas inside a galaxy। तो किसी भी गैलेक्सी में एक क्लाउड, पूरा एक बादल जैसा जिसमें डस्ट हो और गैस हो, उसको नेब्यूला कहते हैं। आपने बहुत सारी इसकी पिक्चर्स देखी होंगी। नेब्यूला कुछ ऐसे दिखते हैं, ये कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पिक्चर्स होती हैं नेब्यूला की। ऐसी नासा ने, इसरो ने बहुत सारी पिक्चर्स ऑलरेडी निकाल रखी हैं नेब्यूला के बारे में, आप गूगल करके देख सकते हैं या बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ये वेबसाइट्स पर, वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्राइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट? ट्राइटन लार्जेस्ट मून है इनमें से कौन से प्लैनेट का? वीनस का, नेपच्यून का, यूरेनस का या सैटर्न का? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपच्यून का, ठीक है। तो जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है उसका सबसे बड़ा मून कौन सा है? ट्राइटन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? यानी कि जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन सा प्लैनेट है भाई? क्या वो अर्थ है, वीनस है, मरकरी है या जुपिटर है? तो देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। तो सबसे फास्ट रोटेशन करता है सन के चारों ओर। कितना जल्दी करता है देखते हैं। तो मरकरी ऑर्बिट्स द सन इन 88 डेज। हमारा अर्थ कितने दिन में करता है भाई? पूरा 365 डेज, तभी तो एक साल बनता है। ये सिर्फ 88 डे में कर लेता है भाई, मेकिंग इज द फास्टेस्ट टू डू सो। आगे बढ़ते हैं। Who discovered that the planets were formed by the interaction of the star and the sun? Forrest Moldin and Thomas Chamberlain, Inge Lehman and Eddie James, Chavo Latins and Ojes Terras, James Hutton and Charles Holt। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट मोल्टन एंड थॉमस चैम्बरलेन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो याद रखना इसका आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय थॉमस गोल्ड, अल्बेरूनी, डॉक्टर एल संडेस एंड जॉर्ज लेमाइटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा है, आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज लेमाइटर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। द बिग बैंग थ्योरी वॉज फर्स्ट गिवन बाय जॉर्ज लेमाइटर in 1927. He suggested that universe originated from an extremely hot and dense state। यानी कि एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स का एक्सपांशन हुआ था और ये फट गया था, एक तरीके से एक्सपांशन हुआ था, ये इन्होंने बताया था। फिर एडविन हबल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1929 में इसको और फर्दर एविडेंस इसमें प्रोवाइड किए कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, कि लेमाइटर का जो थ्योरिकल वर्क है वो सही है और वो एक तरीके से फाउंडेशन बना, बेस बना बिग बैंग थ्योरी का। आगे बढ़ते हैं। विच कंस्टेलेशन इज नोन एज द हंटर?
जो कि इवनिंग में हमें देखने मिलता है। कौन सा ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जिसको हंटर कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। तो कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, यानी तारों का समूह, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है बताइए जिसको हंटर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर, ओरियन, ड्रैको या कैसोपिया, ये सारे कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओरियन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन को हंटर कहा जाता है। और कुछ मेजर या मेन हम कॉन्स्टेलेशन देख लेते हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, इसको ग्रेट बियर कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन में सुना होगा कि सप्तऋषि दिख रहे हैं हमारे आसमान में। संस्कृत में सप्तऋषि कहा जाता है, जिसमें 7 चमकने वाले तारे, जो कि हमारे हिंदू धर्म में 7 ऋषि मुनियों से एसोसिएटेड है, 7 सेजेस से, ठीक है। तो उसको ग्रेट बियर कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है, उसी को उर्सा मेजर भी कहा जाता है। उर्सा माइनर के बारे में बात कर लेते हैं। उर्सा माइनर का एक और नाम है लिटिल बियर, और इसको लिटिल डिपर भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट एंड द स्लोएस्ट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब कौन से ऐसे प्लैनेट है जो अपनी एक्सिस पे एक तो सबसे फास्ट घूमता है एंड स्लो घूमता है? कौन सा है? नेपच्यून एंड मरकरी, सैटर्न एंड वीनस, जुपिटर एंड मार्स या जुपिटर एंड वीनस? देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर एंड वीनस, ठीक है, ये वाला। तो जुपिटर सबसे फास्ट घूमता है और वीनस सबसे स्लो घूमता है। आगे देखते हैं। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज ऑल्सो नोन एज क्रोमोस्फियर। जो सन है उसका जो चमकने वाला सरफेस है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फियर कहते हैं, कोरोना कहते हैं, फोटोस्फियर कहते हैं या ट्रांजिशन रीजन कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है फोटोस्फियर। तो सन का जो सबसे चमकने वाला हिस्सा होता है उसको फोटोस्फियर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है सन की, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, बिल्कुल जो सबसे बाहरी परत है, कोरोना, इसे कोरोना कहते हैं। और इसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर लाख्स डिग्री सेल्सियस भी जाता है, याद रखना इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस आउटर लेयर का होता है। फिर इस आउटर लेयर के बाद हमको देखने मिलती है क्रोमोस्फियर, ठीक है, यही जो हमने बोला था कि ग्लोइंग सरफेस, इसको कहते हैं। फिर ये फोटोस्फियर आप देख सकते हैं। फिर उसके भी नीचे सब सरफेस फ्लो है। फिर इसी तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें इनर कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्शन जोन है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखना, कोरोना, क्रोमोस्फियर और फोटोस्फियर। और लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसकी डेंसिटी सबसे कम है? सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस या नेपच्यून? तो इसका करेक्ट आंसर है सैटर्न। सैटर्न इज द प्लैनेट जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ मैं। स्टार जो कि अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। स्टार जो कि अर्थ के सबसे पास है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है उसको क्या बोलते हैं? सेरिस। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? ये पत्थर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और किसके बीच में पाया जाता है भाई? एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी याद रखना, पूछ लिया जाता है। गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी होती है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था, यानी कि 2006 के बाद से प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट इसको मान सकते हैं। और तभी से प्लैनेट 9 से 8 हो गए थे। पहले 9 हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा, अब 8 हैं। मिटियोर क्या होता है और मेटेरॉइड क्या होता है, ये भी बहुत आता है पेपर में, इसका अंतर मैं आज आपको समझा देता हूँ। तो देखो, मेटियोर अ मेटेरॉइड दैट बर्न्स अप इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट लाइट इन द स्काई। अब मेटेरॉइड क्या होता है भाई? एक बड़े से पत्थर का एक छोटा हिस्सा होता है कि जो एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है। तो आप कैसे याद रखोगे? मेटियोर एक्चुअली एक बड़ा पत्थर होता है कि जो कि जब अर्थ के सरफेस में घुसता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है,
ठीक है। लेकिन मेटेराइट क्या होता है, मेटेराइट एक ऐसा बड़ा पत्थर होता है जो कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो ग्राउंड तक पहुंच जाता है। ये अंतर है, ठीक है, दोनों में याद रखना। तो मेटेराइट धरती तक पहुंच जाता है, मेटियोर धरती तक नहीं पहुंच पाता, एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो या आपके कोई भी फीडबैक हो, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो या कहीं कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। और कहीं भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।